नेक्स्ट जो हमने करना है ना माइट्रल रिगर्गिटेशन है। अब इससे थोड़ा सा पहले ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए दोनों में यही होगा, माइट्रल स्टेनोसिस में भी यही होगा कि ब्लड जो है ना वो लेफ़्ट एट्रिया में जमा होना शुरू हो जाएगा, और माइट्रल रिगर्गिटेशन में भी यही होगा कि जो ब्लड है ना वो लेफ़्ट एट्रिया में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मसला दोनों में माइट्रल वॉल्व के अंदर है और दोनों में यही हो रहा है कि ब्लड जो है वो आगे नहीं जा पा रहा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस किस स्टेज पे आती है? डिफरेंस ये होता है कि जो माइट्रल स्टेनोसिस होती है ना उसमें मसला ये होता है कि डायस्टली के दौरान में, डायस्टली मतलब कि जब ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तब मसला आता है। जबकि माइट्रल रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि सिस्टली के दौरान मसला आता है, मतलब ब्लड ने जाना था सिस्टली के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, उस दौरान जो है क्योंकि माइट्रल वॉल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा, तो सिस्टली के दौरान जब बॉडी के अंदर ब्लड जाना था, अब वो ब्लड जो है वो पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि माइट्रल वॉल्व क्लोज नहीं हो पा रहा। तो वही बताना चाह रहे हैं कि रेट्रो ब्लड फ्लो होगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टली। ठीक है, क्योंकि वो बंद ही नहीं हो रहा माइट्रल वॉल्व। जब सिस्टली होना चाहिए था तब क्या होना चाहिए था? अब इसकी कॉजेज़ क्या होती है? वही रूमेटिक फीवर इसका कॉज है। फिर जो है ना लेफ़्ट साइड का अगर हार्ट फेल हो गया है, ठीक है, और फिर जो है ना SLE है, वही चीज़ है, मार्फन सिंड्रोम है, एहलेड-डैनलोस सिंड्रोम है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्फन सिंड्रोम, एहलेड-डैनलोस सिंड्रोम के अंदर ना दरअसल जो होते हैं ना ये इसके माइट्रल वॉल्व्स की जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये ख़राब होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है। दूसरे कॉजेज़ क्या हैं? एंडोकार्डाइटिस, पेपिलरी मसल्स रप्चर एंड कॉर्डा टेंडिनी रप्चर। जो हमारे होते हैं ना ये सारा जो एक सिस्टम होता है माइट्रल वॉल्व का, इसमें माइट्रल वॉल्व के लीफलेट्स होते हैं और उसके गिर्द एक रिंग होती है जिसको हम एनुलस कहते हैं। फिर उनके साथ जो है ना कॉर्डा टेंडिनी अटैच होते हैं। कॉर्डा टेंडिनी जो होते हैं ना वो एक्चुअली उन्होंने ना वॉल्व्स को ना पकड़ के रखा होता है और उनको ना पेपिलरी मसल्स के साथ जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं ना उनके साथ पकड़ के रखा होता है। तो वॉल्व्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं फिर। और जो लोग होंगे इस तरह के इन्फ्लेमेशन जिनमें होगी या ऑटोइम्यून डिजीज़ होंगी या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ होगी जिसकी वजह से ये वॉल्व जो है ये ख़राब होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? माइट्रल रिगर्गिटेशन होगी। ठीक है। इसके मैं टेबल भी आपको दिखा दूँगी डेविडसन का। सिम्पटम्स देख लें कि एक्यूट केस में क्या होगा कि जब सारा ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आएगा तो उसका प्रेशर राइज़ करेगा, पीछे जाएगा तो लंग्स के अंदर तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, एकदम से हाइपोटेंशन और कार्डियोजेनिक शॉक होगी। हाइपोटेंशन क्यों होगा? क्योंकि बॉडी में ब्लड नहीं जा रहा, पीछे आ रहा है। ठीक है, तो हाइपोटेंशन और कार्डियोजेनिक शॉक होगी। क्रोनिक केस में क्या होगा? ग्रेजुअली इन्लार्जमेंट होगी जिसकी वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हार्ट फेलियर होगी। तो एक्यूट केस ज़्यादा मसले की बात है। फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इसमें ऐसा कॉमन नहीं होता, जैसे कि हमने देखा था कि माइट्रल स्टेनोसिस में था कि उसमें जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती थी और फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है इट इज़ मच मोर कॉमन देन माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो माइट्रल रिगर्गिटेशन के लोग होते हैं इनके अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइट्रल स्टेनोसिस वाले लोग। ठीक है। उसके बाद साइंस क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर जो हमें एपेक्स बीट मिलेगी ना वो हमें डिस्प्लेस्ड मिलेगी। ठीक है, एपेक्स बीट जो है वो डिस्प्लेस्ड क्यों होगी? अपनी जगह से क्यों हिल गई होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा वेंट्रिकल है ना, ठीक है, उसकी डायलिटेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से और हार्ड साउंड्स जो है इसमें, वहाँ पे क्या था माइट्रल स्टेनोसिस में कि वो जो है ना S1 जो साउंड थी वो लाउड थी। यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे सॉफ्ट S1 है। ठीक है,
सॉफ्ट S1 है और वाइड स्प्लिटिंग है S2 की, ठीक है, और S3 है। अब सॉफ्ट S1 क्या है, मतलब माइट्रल स्टेनोसिस में ये था कि वॉल जो है ना वो उसकी नैरोइंग थी, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व की नैरोइंग नहीं है लेकिन वॉल्व क्लोज ही नहीं हो रहा, ठीक है। वहाँ पे वो समहाउ क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होगा मतलब वैसे तो वॉल नैरो है लेकिन वो जब क्लोज होगा ना तो फिर क्लोज होने की वजह से साउंड आएगी। जैसे कोई चीज़ बंद होती है, दरवाज़ा बंद होता है तो उसकी साउंड आती है ना, इसी तरह दरवाज़ा जो है वो बंद होगा तो आएगी, मतलब कि इसी तरह जो वॉल बंद होगा तो आवाज़ आएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब वो बंद ही नहीं होगा तो आवाज़ ही नहीं आएगी है सच, तो सॉफ्ट S1 आएगी, समझ आई। और वाइड स्प्लिटिंग ऑफ S2 जो है ना वो स्प्लिट क्यों होगा। S2 साउंड क्या है, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व की क्लोजर है ना, तो सबसे पहले एओर्टिक वॉल्व क्लोज होता है फिर पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होता है, दोनों एक साथ नहीं होते, थोड़ा सा एक गैप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एओर्टिक वॉल्व जो है वो अर्ली क्लोज हो जाएगा। क्यों अर्ली क्लोज क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ब्लड ही नहीं है, सारा ब्लड तो लेफ़्ट एट्रिया में जा रहा है और एओर्टा के पास जो है ना ब्लड ही नहीं आ रहा, तो वो कहेगा मैं तो फारिग हो गया हूँ, वो जल्दी फारिग हो जाएगा। जितनी जल्दी फारिग होगा उतनी जल्दी वो एओर्टिक वॉल बंद हो जाएगा। तो जितनी जल्दी एओर्टिक वॉल बंद होगा तो क्या होगा, पहले एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व ऐसे बंद हो रहे थे, एओर्टिक वॉल्व बंद हुआ, पल्मोनरी वॉल्व बंद हुआ। लेकिन अब क्या है, एओर्टिक वॉल्व जो है वो जल्दी बंद हो गया और थोड़ी देर बाद जाके पल्मोनरी वॉल्व बंद हुआ। पल्मोनरी वॉल्व अपनी जगह पे बंद हो रहा है लेकिन एओर्टिक वॉल्व जल्दी बंद होगा। तो एओर्टिक वॉल्व जल्दी बंद होने की वजह से क्या होगा, वाइड स्प्लिटिंग होगी S2 की, ठीक है। उसके बाद ना S3 साउंड आएगी। S3 साउंड नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अब क्या है कि माइट्रल वॉल्व के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल खराब है, ठीक है। तो उसकी वजह से S3 साउंड आती होती है इसमें। S3 साउंड जो है वो नॉर्मल नहीं होती। ये आपके पीछे जो है ना साउंड्स के बारे में लिखा होगा कि S1 साउंड कब आती है, S2 S3 साउंड, इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो बना चुकी हूँ। मैं डिटेल नहीं जा रही, डिटेल में यहाँ पे थोड़ी सी बताऊँगी कि S3 साउंड कब आती है, जब ब्लड जो है वो एट्रिया से जो है ना वेंट्रिकल में जा रहा होता है रैपिडली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना माइट्रल रिगर्गिटेशन है तो उसके अंदर से इतना तेज़ी से ब्लड गुजर रहा होगा ना कि जिसकी वजह से ना मतलब कि ये है ना कि ये माइट्रल, ये लेफ़्ट एट्रिया था, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल था, ठीक है। और ये माइट्रल वॉल्व था जिसमें से ब्लड जो है ना वो अब क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब एट्रिया जो है ना वो उसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड के साथ बढ़ जाएगा। तो जब हमारा अब लेफ़्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डायस्टली के दौरान में, तो अगली दफ़ा जब एट्रिया अपना ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजेगा तो वो बहुत ज़्यादा भेजेगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड है। तो वो जो बहुत ज़्यादा ब्लड भेजेगा ना लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो उसकी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा आएगी, तो उसको कहेंगे S3 साउंड आएगी, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं आएगी क्योंकि लेफ़्ट एट्रिया जब भी ब्लड के साथ भर जाएगा ना फिर साउंड आएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मर्मर आता है, हमने माइट्रल स्टेनोसिस में कौन सा मर्मर देखा था, मिड डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, जो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते थे, एक्सपायरेशन कहते थे, पेशेंट को करो एपेक्स के ऊपर बेल रखते थे तो सुनते थे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी मर्मर है वो है पैन सिस्टलिक मर्मर। जैसे कि मैंने आपको बताया माइट्रल रीगर्गिटेशन में से ब्लड जो है वो रीगर्गिटेट कब करेगा, सिस्टली में, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टली के दौरान, सिस्टली जब देखें हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो एक तो लंग्स में जाए एक हार्ट में जाए। लेकिन अब जो है ना अब क्या हो रहा है कि जो है ना सिस्टली के दौरान जब वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि बॉडी में ब्लड जाए, उधर से माइट्रल वो बंद नहीं हुआ, वहाँ से ब्लड रिगर्गिटेट कर रहा है,
तो सिस्टली के दौरान, पूरे सिस्टली के दौरान में ब्लड रीगर्गिटेट करता जाएगा। उस दौरान जो है वो हमें एपेक्स के ऊपर जो है हाई पिच्ड साउंड सुनाई देगी, और ये किसकी तरफ रेडिएट करेगी? एक्सिला की तरफ। ठीक है, एक्सिला की तरफ, क्योंकि हार्ट जो है ना, आपको पता है लेफ़्ट साइड पे होता है, उसकी लोकेशन भी कुछ ऐसी होती है। तो जब ब्लड रीगर्गिटेट पीछे कर रहा होगा तो सारी रेडिएशन एक्सिला की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि उसके लीफलेट्स की पोजीशन ऐसी होती है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी। ठीक है, और ये इंक्रीज़ होती है एक्सपायरेशन में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था लेफ़्ट हार्ट की जो साउंड्स होती हैं वो एक्सपायरेशन के दौरान ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से, सॉरी। ठीक है, और जो हैंड ग्रिप की वजह से ज़्यादा होती हैं और वल्सल्वा के दौरान कम हो जाती है। ठीक हो गया। और आपके कॉजेज़ याद रखने हैं। पेनसिस्टिक मर्मर एक तो माइट्रल और ट्राइकस्पिड की डीकर्गिटेशन की वजह से आता है, एक वेंट्रिकल और सेप्टल डिफेक्ट की वजह से होता है। तो ये इसके कॉजेज़ हैं, ये यूक्यू है अपने याद रखना है। देन आता है कैरोटिड अपस्ट्रोक। कैरोटिड अपस्ट्रोक है, ये आती है, और इसको छोड़ दे, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या है? वही है, ईसीजी करवाएंगे तो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, बायफिट पी वेव्स मिलेंगी, चेस्ट एक्सरे में लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज मिलेगा, पल्मोनरी वीनस कंजेशन मिलेगी। ठीक है, पल्मोनरी एडीमा मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी इसकी बेस्ट इनिशियल टेस्ट है। कार्डिक कैथेटराइजेशन इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ये आपने जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। मोस्ट एक्यूरेट इज़ कार्डिक कैथेटराइजेशन एंड इकोकार्डियोग्राफी इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट। इसका डिवीजन का टेबल भी वही सेम होता है। फिर हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा ये होता है कि आपको सोचने वाली बात है कि अगर तो एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हम एंटीकोगुलेंट्स देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, ठीक है, और डायरेटिक्स देंगे। हम चाह रहे हैं कि जो एक वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट है ना, उसको कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर भी ब्लड जमा हो रहा है और ब्लड सारा फ्लूइड जमा हो रहा है, तो उसकी वजह से। और इसके अलावा हम जो है वो आफ्टर लोड की रिडक्शन करते हैं, उसके लिए हम जो है वो एजेंट्स ऑफ चॉइस देते हैं विच आर एस इनहिबिटर्स एंड आर्ब्स। ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद है ना वो ये है कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो, मतलब ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर जाए, लंग्स में ना जाए। कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो, पल्मोनरी कंजेशन कम हो। तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे? आफ्टर लोड रिडक्शन करेंगे, एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स देंगे, और पल्मोनरी कंजेशन को कम करने के लिए हम डायरेटिक्स देंगे, और एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स और डाइजॉक्सिन देंगे। ठीक है, और हाइड्रोलिसिन भी इसमें दे सकते हैं विच इज़ एट्रियल वेज़ोडाइलेटर, ताकि हार्ट आगे का ज़्यादा भेजे। आफ्टर लोड जितना कम होगा, हार्ट के आगे जितनी कम रेजिस्टेंस होगी, उतना ज़्यादा ब्लड आगे जाएगा, तो उसके लिए फिर हम ये एजेंट्स देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में वही चीज़ होती है कि हमने वॉल्व को रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो वॉल्व की रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 60% से कम हो जाए, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर का जो एंड सिस्टलिक डायमीटर है वो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए, और हमने इसके लिए वेट नहीं करना। टू बिकम टू लार्ज, डैमेज विल बी इरिवर्सिबल। ठीक है, और मतलब कि जब आपको 40 मिलीमीटर से ज़्यादा मिल जाए ना लेफ़्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक डायमीटर, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल बहुत अभी लार्ज हो चुका है, वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट हो गई है लेफ़्ट हार्ट की, और इजेक्शन फ्रैक्शन 60% से कम हो गया, मतलब बॉडी को ब्लड मिल ही नहीं रहा, तो फिर हम जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट कर देते हैं, इसकी वेल रिप्लेसमेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है, ये आपने कॉजेज़ देख लेनी है माइट्रल रिगर्गिटेशन की। देखिए सारा बैक फ्लो कर रहा है, ब्लड रिगर्गिटेट हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में लार्ज आपको दिखाया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको डायलेटेड दिखाया हुआ है, पैनसिस्टोलिक मर्मर विच इज़ हेड एट एपेक्स एंड लेफ्ट एक्सटर्नल एज रेडिएट्स टू एक्सिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको सिनेरियो में डायग्नोसिस में हेल्प करती है। नीचे आपको इकोकार्डियोग्राफी दिखाई हुई है विच शोज़ द माइट्रल वॉल्व जो है वो ख़राब है, प्रॉपरली क्लोज नहीं कर रहा।
ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स आपने देख लेने हैं और मेडिकल मैनेजमेंट। क्लिनिकल फीचर्स वही हैं, ब्रेथलेसनेस ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, फटीग ड्यू टू लो कार्डिक आउटपुट, एडिमा, राइट हार्ट फेलियर की वजह से palpitations ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन। साइंस में एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, एपेक्स बीट जो है वो डिस्प्लेस्ड होगी, ऑस्कल्टेशन पे पैनसिस्टिक मर्मर होगा, सॉफ्ट S1 होगा और S3 जो है वो हमें मिलेगी, क्रैपिटेशंस होंगी और ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी फ्लूएंस एंड रेज्ड ट्यूबुलर वीनस प्रेशर होगा, एडिमा मिलेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में दिखाया हुआ है कि डायरेटिक्स होते हैं, वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, डिजॉक्सिन और एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन वही हैं, ECG या चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, डॉपलर एंड कार्डिक कैथेटराइजेशन। ECG shows the left atrial hypertrophy and atrial fibrillation. Chest X-ray shows the enlarged left atrium and enlarged left ventricle, pulmonary venous congestion and pulmonary edema. Echo shows the dilated left atrium and left ventricle or structural abnormalities of mitral valve. Doppler shows the regurgitation and cardiac catheterization shows the dilated left atrium, left ventricle, mitral regurgitation, pulmonary hypertension, coexisting coronary artery disease. mitral valve की जो तीसरी डिजीज़ है उसको जल्दी से देख लेते हैं, दैट इज़ mitral valve prolapse। इसको हम बार्लो सिंड्रोम भी कहते हैं और फ्लॉपी mitral valve भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसकी जो है ना मिक्सोमेटस डीजेनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसी तरह जैसे mitral regurgitation में हो रहा था ना कि retrograde blood flow into the left atrium during systole, वही होती है। क्यों? क्योंकि इसके लीफलेट्स जो होते हैं ना वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते और उनकी जो है ना बल्जिंग होना शुरू हो जाती है, पोस्टीरियर बल्जिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये mitral valve prolapse होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इडियोपैथिक हैं, कुछ हमें पता नहीं है। मोस्ट कॉमन यही होता है कि इडियोपैथिक, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल वैल्वुलर लीजन जो है वो हमें ये मिलती है। ठीक है, कंजेनिटल। फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है, मार्फन सिंड्रोम, एल्डर-डायलन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ जो हैं इनमें। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन में आपने 3 P याद रखने हैं, पेन, पैल्पिटेशंस एंड पैनिक अटैक्स। ठीक है, जब मैंने आपको चेस्ट पेन पढ़ाई थी तो उसमें मैंने DD बताया था आपको, एक mitral valve prolapse, जिसमें मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम होता है वो एटिपिकल चेस्ट पेन होती है, पैल्पिटेशंस होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं और फीमेल आपको मोस्टली मिलती है। हाई पिच्ड मिड सिस्टलिक क्लिक मिलता है। ठीक है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। देखिए माइट्रल स्टेनोसिस में आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा था, माइट्रल रिगर्गिटेशन में आपको जो है वो पैन सिस्टलिक मर्मर मिल रहा था और यहाँ पे आपको मिड सिस्टलिक क्लिक मिल रही है, जस्ट एक क्लिक मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो आपको लेट सिस्टलिक मर्मर मिल सकता है, पैन सिस्टलिक नहीं होगा। ठीक है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज़ ऑलवेज इकोकार्डियोग्राफी। वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के लिए होती ही ये है और उसमें आपको जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ना हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट ये है कि एटिपिकल चेस्ट पेन और पैल्पिटेशंस के लिए और पैनिक अटैक्स के लिए आप बीटा ब्लॉकर्स दोगे ताकि हार्ट जो है उसकी एक्टिविटी कम हो। जो अगर इसके साथ आपको रिगर्गिटेशन और एट्रियल फिब्रिलेशन मिलती है तो आप एंटीकोगुलेशन करेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो सर्जिकल रिपेयर करेंगे ड्यू टू रिस्क ऑफ सडन डेथ। ठीक है, देखिए mitral valve prolapse में ना लीफलेट्स का मसला होता है। एक डिज़ीज़ होती है फंक्शनल mitral regurgitation, उसमें क्या होता है जो पपिलरी मसल्स और कॉर्डर टेंटिनी होते हैं ना वो ख़राब होते हैं और उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के जो लोग होते हैं उनके अंदर होता है और हार्ट फेलियर फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, उन लोगों को उनको कहते हैं फंक्शनल mitral regurgitation। ठीक है, जिनमें पपिलरी मसल्स और कॉर्डर टेंटिनी ख़राब होते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, mitral valve prolapse की एक साइड पे लिखी हुई है कि एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, सडन डेथ, कैल्सिफिकेशन ऑफ वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसकी। देखें 23 ईयर्स ओल्ड मैरिड फीमेल विद सिंगल चाइल्ड, कार्डियोलॉजी क्लिनिक पे आई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। उसको क्या था, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ थी, इसकी वजह से वो प्रोफ्लेक्सिस ले रही थी बेंसिथिन पेंसिलिन की। अब वो डिजॉक्सिन और डायरेटिक की थेरेपी ले रही है। अब हमने जब एग्जामिनेशन की तो हमें पैन सिस्टलिक मर्मर मिला एट द एपिकल एरिया रेडिएटिंग टू एक्सिला। तो ये किसकी है, माइट्रल रिगर्गिटेशन की। ठीक है, बहुत ही आसान है जब आपको पता होगा कि पैन सिस्टलिक मर्मर
एपिकल एरिया पे में जब मिलेगा एक्सिला की तरफ रेडिएट करता हुआ तो दैट इज़ माइट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशंस आप इसमें क्या करवाएंगे, तो इकोकार्डियोग्राफी जो है वो करवाएंगे, और बाकी जो है वो आपको पता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इकोकार्डियोग्राफी है, और बाकी वो आपने टेबल ड्रॉ करना है डेविडसन का जिसमें इन्वेस्टिगेशंस का लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, अगर वो भी आप लिख देंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इन्वेस्टिगेशंस के नाम भी लिखते हो तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो इसमें क्या है, वॉल्व रिप्लेसमेंट हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइट्रल रिगर्गिटेशन में मोस्टली हमें वॉल्व की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती होती है। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट वाला देखिए, 28 ईयर्स ओल्ड जो है वो फीमेल है, प्रेग्नेंट, थर्ड ट्राइमेस्टर में वो आपके पास आई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, हेमोप्टेसिस के साथ, ठीक है। नेक वेन्स उसकी डिस्टेंडेड हुई हुई हैं, और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड्स प्रोमिनेंट हैं, मतलब S1 प्रोमिनेंट है, P2 प्रोमिनेंट है, ठीक है। लॉन्ग डायस्टोलिक मर्मर है जो कि इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी है। बायलेटरल बेसल क्रैकल्स हैं, तो दिस इज़ माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस में ही होता है ना ये सब कुछ। और फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड से प्रोमिनेंट डायस्टोलिक मर्मर, तो दिस इज़ माइट्रल स्टेनोसिस। और ये जो बायलेटरल बेसल क्रैकल्स हैं, दिस शोज़ द पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। 4 फाइंडिंग्स जो आपको चेस्ट एक्सरे पे मिलेंगी वो आपने बतानी है। अब ये जो है चेस्ट एक्सरे पे जो फाइंडिंग्स मिलेंगी, ये जब हम पढ़ेंगे ना पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी कंजेशन, तो उसमें हम देख लेंगे, तो ये वो उन्होंने दरअसल पूछी हुई है। अदरवाइज़ चेस्ट एक्सरे पे जो मिलेगा वो आप देख सकते हैं, जो आपने इन्वेस्टिगेशंस का टेबल देखा है ना, उसमें उन्होंने जो दिखा हुआ है कि चेस्ट एक्सरे पे आपको ये मिल सकता है। अदरवाइज़ पल्मोनरी कंजेशन के लिए जो चीज़ें होंगी वो आप इसमें लिखेंगे, वो वी विल डिस्कस इन दैट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले भी आते हैं स्पोर्टिव ट्रीटमेंट एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, डायोरेटिक्स देंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे, डाइजॉक्सिन एंड बीटा ब्लॉकर्स हैं, और सर्जिकल के लिए वी हैव द बलून वेल्वुलोप्लास्टी विच इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंड, और हम क्या कर सकते हैं, वेल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सो ये 2 क्वेश्चन ही थे माइट्रल से। एक तो आपको पता होना चाहिए पैनसिस्लिक जब भी आएगा रेडिएटिंग टू एक्सिला माइट्रल रिगर्गिटेशन। अगर आपको डायस्टोलिक मर्मर मिलता है और जो है इस तरह की, तो दिस इज़ माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्गिटेशन करते हैं।